बाजार के जाने माने दिग्गज और मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। उनका करते हैं स्वागत। सौरभ सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बाजार पर राय लूँ उससे पहले थोड़ा सा टॉक ऑफ द टाउन जो चल रहा है, ये एआई वाला मामला और उसका असर आईटी शेयरों पर। आप कैसे देखते हैं, कितना सीरियस मामला है ये भारतीय आईटी कंपनियों के लिए? और जो बड़े डर से दुबके हुए हैं हमारे शेयर, इस महीने करीबन करीबन 21-22% टूट चुका है आईटी इंडेक्स। क्या मतलब निकाला जाए सर, जरा समझाइए इसे। अनिल जी, आई थिंक इसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं। भारत के लिए कितना बड़ा ये मुद्दा है उस पर फोकस करते हैं पहले, और फिर आईटी शेयर्स पे। आई थिंक इंडिया के लिए बड़ा मुद्दा है। हमारे देश के पास एक ही चीज़ है, बहुत सारे नौजवान ब्राइट यंग पीपल जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। करीबन 80 लाख ग्रेजुएट हर साल हमारे देश में यूनिवर्सिटी सिस्टम से बाहर आते हैं। इनके लिए आमदनी, इनके लिए रोजगार मुश्किल हो जाएगा एआई के ज़माने में। आई थिंक इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। एआई काफ़ी सारा काम जो 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 हमारे 21 22 25 वर्षीय युवा करते थे, काफी सारा वो वाला काम एआई कर देगा। तो आपको लास्ट 3 साल में, 2 3 साल में दिख भी रहा है, ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट ठप पड़ गई है। इसका असर पड़ रहा है यूनिवर्सिटीज के प्लेसमेंट पर। तो ये पहला मुद्दा है, काफी गंभीर मुद्दा है मेरे ख्याल से। और हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहर में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर भी इसका असर दिखना शुरू हुआ है। पुणे के मार्केट में भी इसका असर दिखना, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट पे दिखना शुरू हुआ है। ये मुद्दा आई थिंक आगे जाते हुए और गंभीर बनेगा। लेकिन अलग मुद्दा है कि आईटी सर्विसेज कंपनीज पे क्या असर पड़ेगा। बिकॉज आईटी सर्विसेज कंपनीज कुछ हद तक एम्प्लॉयज को हटा के एआई लगाएगी, वही काम सस्ते में करेगी। एआई एआई वो काम कम कम खर्चे में कर देगा। और आईटी सर्विसेज कंपनीज की टॉप लाइन ग्रोथ ऑलरेडी, जैसे हम लास्ट 2 3 साल से देख रहे हैं, टॉप लाइन ग्रोथ धीमा पड़ गया है। बट आई थिंक उनके मार्जिन एक्सपेंशन की स्कोप है। एंड बाय ग्रोइंग मार्जिन्स वो अपने टॉप लाइन ग्रोथ का जो 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 रिडक्शन है उसको कुछ हद तक ऑफसेट कर पाएंगे। सो आईटी सर्विसेज कंपनीज के पास बहुत सारा कैश है। लेगेसी लेगेसी काम चलता रहेगा। जो पुराने जमाने का आईटी का काम है कुछ हद तक चलता रहेगा। इन कंपनीज का, आई वोंट से बहुत हाई ग्रोथ कंपनीज रहेंगे, बट इनका एक 5-10% ईपीएस ग्रोथ आता रहेगा। रुपी टर्म्स में 5-10% ईपीएस ग्रोथ आता रहेगा कई साल तक। बट अलग मुद्दा, और मेरे ख्याल से और गंभीर मुद्दा है कि हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है, जो युवा लोग हैं, उनको आमदनी कहाँ से मिलेगी, रोजगार कहाँ से मिलेगा। बिकॉज हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज भी एआई का इस्तेमाल करेगी, आईटी सर्विसेज भी करेगी, मीडिया भी करेगी, रिटेल के सेक्टर में भी एआई का बड़ा इस्तेमाल होगा। तो एम्प्लॉयमेंट पे इसका असर मेरे ख्याल से आएगा। और अगले महीने इस मुद्दे पे हमारी किताब भी आ रही है कि इंडिया कैसे जूझेगा इस एआई के युग के साथ। ओह वाह, वंडरफुल। तो बड़ा मज़ा आएगा और बड़ा डीप इंसाइट मिलेगा सर आपकी ये किताब पढ़कर। तो हमें उसका इंतज़ार भी रहेगा। एक आध और चीज़ जो इससे जुड़ी हुई मैं जानना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा भी कि आईटी कंपनियाँ छोटी मोटी डबल डिजिट ग्रोथ 8-10% की दिखाती रहेगी, एडजस्ट करेगी अपने आप को। तो एक जो बड़ा डर है कि इंडियन आईटी कंपनियाँ खत्म ही हो जाएंगी, एग्जिस्टेंस, इनका अस्तित्व ही खतरे में है, उतना बड़ा डर तो नहीं? आई थिंक इसमें लॉजिकल चीज मुझे लगती क्या हो गया अनिल जी, इनको प्राइवेट इक्विटी कंपनी एक के बाद एक खरीदेगी। ठीक है, क्योंकि आईटी सर्विसेज कंपनीज के पास कैश बहुत सारा है और इनके धंधे से कैश निकलता रहता है। उस कैश को इस्तेमाल करने का ये लोग तरीका ढूंढ नहीं पाए हैं। लास्ट 10 20 साल से मैं देख रहा हूँ, ये आईटी सर्विसेज कंपनीज को दिख रहा था इतने सालों से कि एआई आ रही है, बट कोई भी आईटी सर्विसेज कंपनी ठीक ठाक तरीके से एआई के लिए तैयारी कर नहीं पाई है। उनके मेरे ख्याल से डीएनए में नहीं है, उनके उनके बिजनेस कल्चर में नहीं है कि सर्विसेज से वो प्रोडक्ट की तरफ जाए। सो लॉजिकल इसका कंक्लूजन रहेगा कि जो दुनिया के बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी कंपनीज हैं, वो इस कैश के भंडार को खरीदेंगे। और उस कैश से प्राइवेट इक्विटी वाले लोग, उस कैश से, आईटी इंडियन आईटी सर्विसेज के कैश से वो प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज, और जाहिर है भविष्य में प्रोडक्ट सारे एआई के साथ ही कुछ तरीके से जुड़े हुए होंगे, वो इंडियन प्राइवेट इक्विटी कंपनीज एट सर्टेन वैल्यूएशन, वो आज के वैल्यूएशन में होगा या इस वैल्यूएशन से 20-30% नीचे होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो वाला मुद्दा। बट दैट इज द मोस्ट लाइकली फ्यूचर कि आईटी सर्विसेज कंपनीज के कैश बहुत है लेकिन ग्रोथ धीमा पड़ गया है। एंड वैसे कंपनीज को प्राइवेट इक्विटी बहुत पसंद करती है, सस्ते वैल्यूएशन पे लेती है, फिर उस कैश के इस्तेमाल से और कंपनीज खरीदती है, कॉस्ट निचोड़ती है और शेयर प्राइस को ऊपर भगाती है। तो जो जो करंट जो रवैया दिख रहा है मुझे आईटी सर्विसेज का, मोस्ट लाइकली मेरे को लग रहा है इनका फेट है कि ये दुनिया के बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी कंपनीज के पास इनका ये टेक ओवर हो जाएगा इनका।
आपने बताई कि भारतीय आईटी कंपनियों ने कैश का इस्तेमाल कुछ नए बिज़नेसेस में किया नहीं। ये पॉइंट आपका एकदम सही है, लेकिन एक और दूसरा इसका पहलू ये भी है कि मार्केट बड़ा निर्दयी है। अगर आप किसी एग्ज़िस्टिंग बिज़नेस से हटकर नया कुछ करने की कोशिश करें, मार्केट तुरंत पनिश कर देता है कि अरे भाई, हाँ जो जी। कर रहे हो, जो तुम्हें आता है वही करो, नया करने जा रहे हो, पता हुँ, चला उसमें पैसे डूब गए तो? तो ये जो डर है, हुँ, क्या ये बिल्कुल, कहीं न कहीं हाँ। भारतीय आईटी कंपनियों को रोक रहा है कुछ नया करने से? नहीं, बिल्कुल रोक रहा है अनिल जी। बात आपका सटीक है। कुछ हद तक डर भी है और कुछ हद तक जैसे मैंने बोला इनका सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर भी है। इनका कैरेक्टर है रिस्क कम लेना है ज़िंदगी में, प्रोजेक्ट लेनी है फॉर्च्यून 500 कंपनी से कुछ सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट लेना है, उस पे 500 हज़ार 2000 लोगों को भेजना है, लगाना है और 10-15-20% की मार्जिन कमाते रहनी है। ये इनका मेंटल माइंडसेट है। इसी में ये माहिर हैं, इसी में ये माहिर हैं। 30 साल से ये काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। बट दुनिया बदल गई है। अब 50 या 50 100 हज़ार 2000 इंजीनियर बेच के आपका कमाने का ज़माना चला गया है, बिकॉज वो काफ़ी सारा काम एआई करेगा। अब आपको बड़े बड़े बेट्स लेने हैं। कौन से प्रोडक्ट में मैं आर एन डी करके, मोटा आर एन डी करके, बड़ा आर एन डी करके इसमें एक बड़ा सा ग्लोबल मार्केट कैप्चर कर सकता हूँ। वो वाली स्किल सेट अलग है, वो वाली माइंड सेट अलग है, वो और रिस्की एक्टिविटी है। वो इनके कल्चर में बैठता नहीं है, विच इज़ वाई मुझे लग रहा है कि एट सर्टेन पॉइंट जब ये शेयर्स सस्ते हो जाएंगे, यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी का आना लॉजिकल बनता है। प्लस कुछ कंपनीज में आपको एक जनरेशनल चेंज भी दिख रही है। जो फाउंडर्स हैं वो रिटायर कर रहे हैं। 60 65 70 वर्षीय हो रहे हैं फाउंडर्स, तो फाउंडर्स निकल रहे हैं पिक्चर से। वो नेचुरल ट्रांजिशन पॉइंट है प्राइवेट इक्विटी के प्रवेश का। तो एवरीथिंग पॉइंट्स, जैसे एम्फोसिस ब्लैकस्टोन का जो डील है, हम जो लास्ट 3 4 साल में देखे हैं, ब्लैकस्टोन ने एम्फोसिस को टेक ओवर किया। नितिन राकेश जी ने सीईओ बन के अच्छा काम किया। ब्लैकस्टोन ने अपनी क्लाइंट बेस खोली, एम्फोसिस ने ब्लैकस्टोन के क्लाइंट बेस को प्रोजेक्ट्स बेचा। एम्फोसिस ब्लैकस्टोन जो डील है वो एक टेम्पलेट सा मेरे ख्याल से बन जाएगा। आई थिंक बेरिंग्स और हेक्सावेयर का भी एक डील है। अब तक वो इस प्रकार के डील छोटे आईटी कंपनीज में होते थे, मिड साइज आईटी कंपनीज में होते थे। अब मेरे ख्याल से प्राइवेट इक्विटी वाले डील्स बड़े आईटी कंपनीज में होने का टाइम करीब आ रहा है। क्योंकि आप ग्लोबल मार्केट्स को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की राय भी देते हैं। एक जो थोड़ा ट्रेंड में बदलाव जो दिख रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, वहाँ भी एआई और आईटी कंपनियों को से हटकर, जो कि आमतौर पर एसेट लाइट बिजनेस मॉडल माने जाते हैं, समझा जा रहा है कि ग्लोबली भी अब इन्वेस्टर्स थोड़े से एसेट हैवी बिजनेस मॉडल की तरफ जा रहे हैं, जो सॉलिड और दिखने वाले बिजनेस है। क्या इस तरह का कोई ट्रेंड देख रहे हैं आप? यदि हाँ, तो उस लिहाज से कहाँ इन्वेस्टमेंट्स के मौके बनते हैं इस बदलाव में? जी। सो अनिल जी, हम इस मुद्दे पे थोड़े से लकी रहे हैं। 3 साल पहले हमने एरोस्पेस, न्यूयॉर्क और यूरोप में हमने एरोस्पेस कंपनीज में पैसा लगाया था, डिफेंस कंपनीज में पैसा लगाया था, और पावर जनरेशन का जो स्टोरी है उसमें पैसा लगाया था। मैं लकी इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे 3 साल पहले ना तो मुझे ना तो मेरे टीम मेंबर्स को कोई अंदाजा था कि इस प्रकार प्रकार का करारा बूम आएगा एरोस्पेस, डिफेंस और पावर जनरेशन में। तो जस्ट टू गिव यू सेंस कितना बड़ा बूम है, एयरबस का 10 साल का ऑर्डर बुक भरा हुआ है। राइट, इतना बड़ा बूम है इन एविएशन की 10 साल का एयरबस का ऑर्डर बुक भरा हुआ है। पावर जनरेशन में एआई आने के बाद पावर डिमांड की बढ़ोतरी, पावर डिमांड की ग्रोथ 2% से 4% हो गई हर वर्ष। ग्लोबल पावर डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 4% से भाग रही है। इस प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोथ लास्ट 30 40 साल में देखा नहीं गया है। ये एआई का कमाल है। पूरी दुनिया भी एआई के सर्च मार रही है, उससे ग्रिड पे असर पड़ रहा है और पावर डिमांड 4% से बढ़ रही है। पावर डिमांड पे नया पावर कैपेसिटी लगाने में सालाना $600 बिलियन का कैपेक्स चल रहा है यूरोप और अमेरिका में। एविएशन और डिफेंस, एरोस्पेस और डिफेंस में सालाना $1 ट्रिलियन का कैपेक्स चल रहा है। सो इससे, जैसे आप ठीक बोल रहे हो, इससे कैपेक्स बूम वेस्ट में उस प्रकार की आई है जिस प्रकार का कैपेक्स बूम आज से 50 साल पहले 60s में देखा गया था। और इससे कई सारे वेस्टर्न कंपनीज को फायदा हो रहा है। एयरबस का जिक्र मैंने किया। और एक उदाहरण लेता हूँ, जी एरोस्पेस, दुनिया की 75% जेट इंजन, वो कमर्शियल जेट हो या फाइटर जेट हो, 75% जी जेट इंजन जी एरोस्पेस बनाती है। उसकी भी ऑर्डर बुक भरी हुई है, 5 6 साल का आई थिंक ऑर्डर बुक भरा हुआ है। जी एरोस्पेस को पेरिस बेस्ड साफरान सप्लाई करती है इंजन, साफरान का भी, सॉरी, जी एरोस्पेस के इंजन्स को पेरिस बेस्ड साफरान पुर्जे सप्लाई करती है। तो साफरान का भी ऑर्डर बुक भरा हुआ है। तो एयरबस का ऑर्डर बुक भरा हुआ है, उसका सप्लायर जी एरोस्पेस, उसका नीचे साफरान, पूरा का पूरा ये वैल्यू चेन यूरोप और अमेरिका में
अर्निंग्स ग्रोथ दिखला रहा है 15-20% डॉलर टर्म्स में, और जाहिर है शेयर प्राइस एक्शन दिख रही है। बट इस प्रकार का कैपेक्स बूम मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि वेस्ट में दिखेगा। और सबसे ताज्जुब की बात यह है अनिल जी, अमेरिका से भी ज़्यादा ये कैपेक्स बूम यूरोप में, यूरोप के जो चुपचाप वाले देश, शांतिपूर्वक देश थे, स्वीडन, जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, वहाँ पे करारा कैपेक्स बूम चल रहा है। तो उसका फायदा हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो को मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये जो एफटीए साइन किया है इंडिया ने यूरोप के साथ, जैसे जैसे रुपी 100 की तरफ भागेगी, मेरे ख्याल से रुपी का और नीचे जाना लॉजिकल है। जैसे आईटी सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स घटेगी, रुपी का भी कमजोरी लॉजिकली बैठता है। तो जैसे जैसे रुपी 100 की तरफ भागेगी, यूरोप इंडिया एफटीए, बहुत अच्छा एफटीए नेगोशिएट किया भारत सरकार ने। इससे हमारे देश के जो कैपिटल गुड्स कंपनीज है उनको भी फायदा मिलेगा, यूरोप में जो कैपिटल गुड्स बूम चल रहा है उसका। अच्छे से आपने इंटरेस्टिंग समझाया कि किस तरह से यूरोप में कैपेक्स बूम चल रहा है, ज़बरदस्त एक्शन वहाँ हो रहा है। तो एक्चुअली भारत को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा कॉम्पीट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और है, जब एसेट हैवी बिजनेसेस के बारे में बात करें, अब हमारे यहाँ एआई से रिलेटेड बिजनेस तो बन रहे हैं, लेकिन फिर से एसेट हैवी बिजनेस बन रहे हैं। हर कंपनी, चाहे वो बड़े से बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप हो, अदानी अंबानी से लेकर छोटी कंपनी, सबको डेटा सेंटर खोलने हैं अब, राइट। सबको डेटा सेंटर में ही पैसा लगाना है। क्या इस बिजनेस में पैसा बनेगा? और इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को, जो भी लिस्टेड कंपनियां थोड़ी बहुत हैं, क्या उन्हें उनका पैसा बनेगा? सो इसको अगेन दो दो हिस्सों में तोड़ते हैं अनिल जी। इसमें जो 50 बिलियन का, मानिए मोटा मोटी $50 बिलियन का कैपेक्स अब तक सुनने को आया है, जो हाइपर स्केलर्स ने, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे हाइपर स्केलर्स ने घोषणा की है कि करीबन $50 बिलियन का वो इंडिया में एफडीआई डाल रहे हैं। हाँ, ये ज़्यादातर पैसा जो इंडिया आ रहा है वो वापस बाहर जाएगा, क्योंकि डेटा सेंटर जो मैंने दो दो डेटा सेंटर लाइफ में विजिट किए हैं। मैंने देखा है कि उसके अंदर सारा का सारा सामान, हर एक पुर्जा इंपोर्टेड होता है। तो एनवीडिया की जीपीयू होती है, जाहिर है एनवीडिया का जीपीयू यूएस या ताइवान से आ रहा है, टीएसएमसी की फैक्ट्री से आ रही है। उसमें जो सेंसर्स और कनेक्टर्स होते हैं वो एम्फेनॉल के होते हैं, वो अमेरिकन कंपनी लिस्टेड इन न्यूयॉर्क है। सो एक डेटा सेंटर के अंदर जो करीबन 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ अ डेटा सेंटर इंपोर्टेड होता है, क्योंकि उसके अंदर सारा सामान हमारे देश में कुछ खास बनता नहीं है, बारिंग द कंक्रीट, बारिंग द सीमेंट एंड द स्टील, विच इज़ अ स्मॉल पार्ट। सीमेंट और स्टील एक डेटा सेंटर का छोटा सा हिस्सा है, 10-20% वैल्यू होगी। जो जो कीमती पार्ट है डेटा सेंटर का सारा विदेशी सामान है। तो वो 50 बिलियन अंदर आएगा, बट फिर 40 बिलियन वापस चला जाएगा जब ये खरीदारी शुरू होगी। सो सो हमारे एक्सपोर्ट के नज़रिए से देखें, नेट एक्सपोर्ट्स के नज़रिए से कुछ खास फायदा होगा नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि ये सारे जो विदेशी हाइपर स्केलर्स हैं, इन सब ने इंडियन कंपनीज के साथ जेवी अनाउंस किया है। तो किसी का रिलायंस के साथ है, किसी का अदानी के साथ है। और वो जेवी पार्टनर की जिम्मेदारी होगी बिजली लाना, पानी लाना, रियल एस्टेट लाना। और ये लार्ज स्केल पे है, जिस प्रकार का आपको बिजली, पानी और ज़मीन चाहिए, बड़े पैमाने पे है। वहाँ पे जो जेवी पार्टनर्स हैं उनको ज़रूर ज़रूर फायदा दिखेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कुछ खास होता नहीं है डेटा सेंटर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5-10 हज़ार जॉब्स क्रिएट करोगे। डेटा सेंटर में लोगों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ये फंडामेंटली टेक्नोलॉजी का खेल है। सो जो जेवी पार्टनर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है, वो पैसे कुछ कमा लेंगे बाय टाइंग अप विद अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट। बट इंडिया के फॉरेक्स के नज़रिए से देखें तो कुछ खास बड़ा गेम नहीं है, बिकॉज सारा का सारा पैसा अंदर आएगा फिर बाहर निकल जाएगा। पावर कंपनियों के लिहाज से, पावर इक्विपमेंट कंपनियों के लिहाज से, स्पेशली रिन्यूएबल पावर कंपनियों के लिहाज से, क्या ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? सो देखिए, मुझे ना ये रिन्यूएबल पावर की स्टोरी मेरे को इतनी जच नहीं रही है, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा है कि जिस पैमाने पे आपको डेटा सेंटर का पावर लेना है, डेटा सेंटर को चौबीसों घंटे हाई इंटेंसिटी में पावर चाहिए। सो वो किस हद तक रिन्यूएबल पावर 24 घंटे पावर सप्लाई करती है, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही। ठीक है, दिन के टाइम आप सोलर इस्तेमाल कर लोगे, बट अभी तक बैटरी स्टोरेज इतनी एफिशिएंट नहीं हुई है कि रात के टाइम आप बस आप सोलर पे रिलाई कर पाओगे। और जैसे आपको पता ही है, ज़्यादातर जो नए डेटा सेंटर आ रहे हैं वो भी आंध्रा में आ रहे हैं। फिलहाल जो करंट डेटा सेंटर्स है वो मुंबई के बाहर हैं और चेन्नई के बाहर हैं। अभी फिलहाल मुंबई और चेन्नई दो बड़े डेटा सेंटर हब्स हैं। बट जो नए 50 बिलियन वाली कैपेक्स की बात कर रहा था, वो सारे के सारे आंध्र प्रदेश में आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कन्वेंशनल पावर का ही ज़रूरत रहेगा। कोयले वाला पावर शायद न्यूक्लियर, जब न्यूक्लियर बनेगा इंडिया में, बट फिलहाल कोयले वाला पावर का इस्तेमाल रहेगा। और जैसे मैं बोल रहा था, जो वेस्ट में हो रहा है मेरे ख्याल से इंडिया में भी होगा।
भयंकर सर्ज आएगा पावर डिमांड में। एआई बहुत पावर चूसती है, एआई बहुत पावर चूसती है, तो इंडिया में भी पावर डिमांड सर्ज आएगा। वेस्ट में फिर से दोहराता हूँ, वेस्ट में लास्ट 40 साल से पावर डिमांड 2% प्रति वर्ष बढ़ रही थी। चैट जीपीटी के आने के बाद वो दो छलांग मार के 4 पे चली गई है, राइट। उसकी वजह से सालाना 500-600 गीगावाट पावर लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, जिसकी वजह से सीमेंस को, एल्स्टॉम को, ऐसे कंपनीज को बहुत फायदा हो रहा है, और इस प्रकार की कंपनी हम लोग खरीद के बैठे हैं। इसी का स्टोरी इंडिया में भी आएगा। सो इंडिया में भी पावर जनरेशन की एक बड़ी अपसर्ज आएगी। आई नो लास्ट 12 महीने में पावर डिमांड धीमा रहा है इंडिया में, ठप सा रहा है, बट भविष्य में जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ता है, एआई हमारे सबके ज़िंदगी का एक एसेंशियल पहलू बन जाता है, पावर डिमांड इंडिया में भी चढ़ेगा, और वहाँ पे आई थिंक कन्वेंशनल पावर का इस्तेमाल ज़्यादा रहेगा। अब एक आखिरी सवाल सर, एआई पे आज मैंने बहुत सारे सवाल आपसे पूछ लिए, लेकिन ये है कि क्या भारत में तो चलो ठीक है एआई कंपनियां हैं नहीं, लेकिन दुनिया भर की जो एआई कंपनियां हैं वो समाज सेवा ही करेगी या मोटा पैसा भी बनाएगी? नहीं, देखिए पैसा ये ऑलरेडी बना रहे हैं, काफ़ी क्लेवरली बना रहे हैं, इसलिए दिख नहीं रहा। जैसे आप और मैं जिस प्रकार का इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आ रहे हैं, उदाहरण के तौर पे मानिए एप्पल, आपके फ़ोन में एप्पल का आ रहा हो, या आपके लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट का अपग्रेड आ रहा हो, जो भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड आ रहा है अनिल जी, उसके अंदर एआई बंडल्ड हो रहा है, राइट। सो एआई बंडल्ड हो रहा है, सो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में कोपायलट बंडल्ड हो रहा है, और ऑलरेडी कुछ हद तक ये लोग पैसा कमाना शुरू किए हैं, बिकॉज इनके कोर बिजनेस में माइक्रोसॉफ्ट, मानिए कोर बिजनेस मतलब विंडोज का सॉफ्टवेयर और क्लाउड स्टोरेज, साल में $100 बिलियन प्रॉफिट कमाता है, $100 बिलियन प्रॉफिट कमाता है। ही इज हैप्पी टू प्रिटेंड एज इफ एआई वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, राइट। बट मुझे दिख रहा है कि मैं एआई के लिए खर्चा भर रहा हूँ। मार्सलस का हर एक माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंटेशन में एआई बंडल्ड हो रहा है, कोपायलट बंडल्ड हो रहा है, एंड जाहिर है जो माइक्रोसॉफ्ट हम जैसे लोगों से $100 बिलियन प्रॉफिट कमा रहा है, उसमें एआई का प्रॉफिट है। बट बताने के लिए, दिखाने के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि एआई पे हम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिख रहा। बट मेरे ख्याल से ऑलरेडी प्रॉफिट दिख रहा है। दूसरा तरीका समझने के लिए, एनवीडिया बोल रही है साल में $200 बिलियन प्रॉफिट कमा रही है। आई थिंक इतिहास में पहली कंपनी है जो साल में $200 बिलियन प्रॉफिट कमा रही है। तो अगर एनवीडिया जीपीयू बेच के $200 बिलियन कमा रही है, जाहिर है जो लोग वो $200 बिलियन उसको प्रॉफिट कमाने दे रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कमा रहे हैं, जिस दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि हमारी कमाई हो नहीं रही है। बिल्कुल ठीक बात है, इनडायरेक्टली कमाई काफ़ी कर रहे हैं, यानी कि सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। तो यही सर, मैंने बहुत सारे सवाल आपसे एआई पे पूछ लिया आज, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपकी, कब बुक कब लॉन्च हो रही है सर, कब तक? सर मार्च के लास्ट वीक में किताब आएगी। जो जो मुद्दा है कि टेक्नोलॉजी इंडिया की तरफ आ रही है शीघ्रता से, हम्म। उससे इंडियन मिडिल क्लास की ज़िंदगी बदलेगी, हम्म। और आई थिंक इंडिया का इकोनॉमी का ढांचा भी बदलेगा। हमको आईटी सर्विसेज बेचने के बजाय हमको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भेजने पड़ेंगे। हम्म। वो ऑटो एंसिलरी हो, लाइट इंडस्ट्रियल हो, छोटे गाड़ियाँ, मोटर बाइक हो, हम्म। बट इंडियन इकोनॉमी का ढांचा पूरा बदलना पड़ेगा। और इसीलिए ये किताब मैंने लास्ट 2-3 साल काम करके लिखा। और निवेश भी, आई थिंक निवेशकों को भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। 50-60 पी में कंजम्पशन स्टॉक्स खरीदने का ज़माना आई थिंक धीरे धीरे चला जा रहा है, और 15-20 पी पे मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स खरीदने का ज़माना आ रहा है हमारी तरफ। तो सर तय रहा है फिर, अब जैसे आपकी बुक रिलीज होगी, एक इंटरव्यू मेरे साथ किताब के ऊपर, जो कुछ आपने उसमें डन है लिखा अनिल है जी, है ना? डन है सर। हाँ, तो आपके वो इतने डीप इंसाइट और थॉट्स जो भी आपने उसमें लिखे हैं, इतना आपका जो एक्सपीरियंस है, वो सुनने में हमारे दर्शकों को बड़ा मज़ा भी आएगा और बहुत उनको ज्ञान भी मिलेगा, तो वो भी करेंगे। आइए अब लौटते हैं बाजार पर। आज मैंने बहुत सारा समय आपका एआई से रिलेटेड ले लिया, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन वही चल रहा है, लेकिन बाजार में अब क्या सर, सारी इवेंट्स निकल गई, सब कुछ हो गया, अब क्या बचा है, चलता क्यों नहीं? देखिए विदेशी निवेशक आना शुरू हो गया है, राइट। आई थिंक खबर अच्छी है। जैसे मैंने सोचा था, ट्रम्प जी के साथ जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा हुई, विदेशी को सिग्नल मिला कि अब इंडिया और अमेरिका दोस्ती की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं, तो विदेशी पैसा आना शुरू हो गया है। एक ही चीज़ चाहिए अनिल जी, अर्निंग्स ग्रोथ चाहिए निफ्टी में। निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी नहीं आ रही है, इतने बड़े टैक्स कट्स के बाद और रेट कट्स के बाद भी निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ आ नहीं रही है। और मेरे ख्याल से इसकी एक ही वजह है, अंडरलाइंग जॉब क्रिएशन नहीं हो रही है, वाइट कॉलर जॉब क्रिएशन, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट 3 साल से वाइट कॉलर जॉब क्रिएशन ठप है। अगर वाइट कॉलर जॉब क्रिएशन ठप है, तो कंजम्पशन ग्रोथ लाना मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे हो भारत सरकार की टैक्स कलेक्शन भी ग्रो नहीं कर पा रही है। तो ये वाला मुद्दा फोड़ना काफ़ी ट्रिकी होगा, बिकॉज ये इसका एआई के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। अगर हर एक कंपनी को दिख रहा है, वो एचडीएफसी बैंक हो, बजाज फाइनेंस हो, टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो,
उनको दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, तो जाहिर है वाइट कॉलर जॉब क्रिएशन पे असर पड़ रहा है, जिसका कंजम्पशन पे असर पड़ रहा है, जिसका निफ्टी ईपीएस ग्रोथ पे असर पड़ रहा है। ये वाला जो ये जो ये जो इफेक्ट्स है, ये कतार में इफेक्ट्स है, इनको फिक्स करने के लिए कुछ अलग सोच चाहिए होगी, एक नया ढांचा बनाना होगा जॉब क्रिएशन और वेल्थ क्रिएशन का इंडिया में। एंड जब तक वो बनता नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा निफ्टी ईपीएस ग्रोथ डबल डिजिट में जाएगी कैसे। तो ये मुद्दा हमारे सामने अभी भी पेश है। विदेशी वापस आ गए हैं, स्मॉल एंड मिड कैप में ठीक ठाक अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। बस एक ही चीज़ रह गई है, निफ्टी ईपीएस ग्रोथ, जिसका मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट और कंजम्पशन के साथ बड़ा ताल्लुक है। एक थोड़ी सी कमाई और बेहतर हो जाए निफ्टी शेयरों की तो बस बात बन जाए। आइए, आप क्या पसंद है आपको इस बाजार में, कहाँ निवेश करना चाहिए सर? देखिए, हमारा हिस्टोरिकली फार्मा और फार्मा इंटरमीडिएट्स में निवेश था, वो अच्छा चला है, पैसे बने हैं। हम इंडिया ईयू जो एफटीए है उसको स्टडी करके हम लोग रहा कि इसमें और बात और ज़्यादा पैसे बनेंगे, क्योंकि इंडिया ईयू एफटीए इंडिया के पक्ष में है। फार्मा में पहले कोई डिसएडवांटेज थी नहीं, ड्यूटी नहीं थी, बट आई थिंक ऑर्गेनिक केमिकल्स और फार्मा इंटरमीडिएट्स में काफ़ी बड़ा फ़ायदा रहेगा इंडियन कंपनीज को इस एफटीए के तहत। तो हिस्टोरिकली जैसे एक्यूटास जैसे कंपनीज में हमने बहुत साल पहले पैसा लगाया था, आई थिंक आईपीओ के थोड़े दिन बाद ही लगाया था। तो इस प्रकार के कंपनीज और ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स और सॉरी फार्मा इंटरमीडिएट्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स में वहाँ पे और हम खोज रहे हैं, और उस प्रकार की कंपनी। दूसरा सेक्टर है टेक्सटाइल्स। यहाँ पे भी लग रहा है कि बोथ इंडिया ईयू एफटीए, यूके इंडिया एफटीए, इन दोनों का भी आई थिंक दोनों का फायदा रहेगा। बांग्लादेश के साथ हमको पहली बार बराबरी का टैरिफ मिल रहा है। तो रिमेंबर, इंडिया ईयू एफटीए आज से करीबन एक साल बाद इम्प्लीमेंट होगा, अभी इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ है। बट जो हमारा गणित है कि आज हमको पहली बार बांग्लादेश के साथ टैरिफ पे पैरिटी मिलेगा। आज बराबर बांग्लादेश को 12 से 14% फायदा मिला था इंडिया के अगेंस्ट ऑन टैरिफ्स, बट वो फायदा अगले साल चला जाएगा। मेरे ख्याल से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू यूरोप एंड यूके में भी एक बड़ी पिकअप आएगी। तो कुछ महीने पहले हमने पर्ल ग्लोबल खरीदा है, और खोज रहे हैं टेक्सटाइल स्टॉक्स विच कुड बेनिफिट फ्रॉम दिस। अब आते हैं जो बड़ा एक सेक्टर है जहाँ पे अभी भी काम कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कितना बड़ा फायदा है नहीं है, वो है छोटी गाड़ियाँ, मोटर बाइक और ऑटो एंसिलरीज। इसमें कितना बड़ा फायदा होगा वो थोड़ा सा और खोज रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। बट मुझे जो समझ आ रहा है कि यहाँ पे भी स्पेशली यूरोप में, अमेरिका का डील अभी भी समझ नहीं आ रहा है, यूरोप का जो डील समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इसकी पोटेंशियल है कि छोटी गाड़ियाँ, मोटर बाइक और ऑटो एंसिलरीज में भी हम अपना कमाई बढ़ा सकते हैं। आज हिस्टोरिकली हम लोग शेयर होल्डर रहे हैं आइशर मोटर्स में, और सोना सोना कॉमस्टार, सोना बीएलडब्ल्यू में, बट और कंपनीज खोज रहे हैं इस स्पेस में भी। बिल्कुल ठीक बात है सर। काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम्स आपने बताई भी। फार्मा पसंद है, ऑर्गेनिक केमिकल्स पसंद है, और साथ ही साथ आपको टेक्सटाइल पसंद है, जो कि यूरोप के साथ ट्रेड डील जो हुई वो बड़ी पसंद आती दिख रही है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी कंपनियों में, टू व्हीलर कंपनियों में भी अच्छा मौका आपके लिए निवेश का बन सकता है। कोई व्यू सर, आखिर सवाल आपसे, गोल्ड और सिल्वर पर? नहीं, अनिल जी, अगर वो पता होता तो शायद मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होती, मैं जस्ट गोल्ड और सिल्वर ले रहा होता। बट मुझे जो लग तो मु- मुझे जो लग रहा है कि थोड़ा डर ज़्यादा है सिस्टम में। and मेरे ख्याल से डर घटेगा। जो ट्रम्प का जो चिल्ला चिल्ली है, वो आई थिंक आखिरी चरम पे है। 2 अप्रैल लास्ट ईयर जब वो लिबरेशन डे उन्होंने घोषणा की थी, तब मानिए डर पीक पे था। टैरिफ के मुद्दे धीरे धीरे घट रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा था, यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी में मुझे तेजी दिख रही है। वहाँ के कैपिटल गुड साइकिल भी शुरू हो गया है। आई थिंक इंडिया में भी ट्रम्प जो यूएस के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी लास्ट ईयर, वो भी काफ़ी हद तक घट चुकी है। आई थिंक आने वाले महीनों में फियर घटेगी। ब्याज दर भी वेस्टर्न वर्ल्ड मेरे ख्याल से घटेंगे, इंटरेस्ट रेट्स वेस्टर्न वर्ल्ड में नीचे आएंगे। इंडिया में तो इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो गया है। और जैसे जैसे फियर घटेगा, मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में बेटर प्राइस पॉइंट्स मिलेंगे मुझ जैसे इंसान को, जो चाहता है कि डाइवर्सिफाई करे। मेरे पास फिलहाल गोल्ड और सिल्वर अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। मेरा आधा निवेश हिंदुस्तानी स्टॉक्स में है, आधा निवेश यूरोप और अमेरिका के स्टॉक्स में है। बट मैं खोज रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बेटर प्राइस पॉइंट्स में मैं भी कुछ डाइवर्सिफाई कर लूँ इनटू गोल्ड एंड सिल्वर। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर, आपने बहुत विस्तार से थैंक बाजार यू। के डायरेक्शन पर, एआई से जुड़े हुए सारे मुद्दों पर और निवेश के मौक़ों पर आपने हमारे दर्शकों को पूरी साफ साफ राय दी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। थैंक यू।